नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार करने की जितनी भी कोशिश हो वो मुझे लगता नहीं कि सफल होगी। अब ये बात मैं किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, न ही अपनी कोई भविष्यवाणी आपको बता रहा हूँ। ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। आने वाले लंबे समय में कांग्रेस पार्टी इसी तरह से किसी राज्य में जीत जाएगी, किसी में हार जाएगी, ज़्यादा राज्यों में हारेगी, कम राज्यों में जीतेगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, यानी लोकसभा चुनाव में उसकी जीत संभव नहीं है। उसके लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना भी संभव नज़र नहीं आता। देखिए, कोई भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे बनती है? अभी तक जो पार्टियां बनी हैं उन पर नज़र डाल लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जनता पार्टी कैसे बनी, फिर जनता दल कैसे बना। हालांकि जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बना था, उस समय कांग्रेस पार्टी ही सिंगल लार्जेस्ट थी। लेकिन कांग्रेस के विरोध में जो लोग थे, विपक्ष में जो थे, उन पार्टियों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी। 4 बार भारतीय जनता पार्टी बनी। कांग्रेस कैसे बनती रही और 2004 में बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो उन सब पर आप नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा। तय होता है इस बात से कि किस पार्टी का सामाजिक समीकरण क्या है। कांग्रेस पार्टी की सारी कोशिश इस समय है कि वो नेहरूवादी जो कंसेंसस की राजनीति थी उसको वापस ले आए। उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता से मुकाबला करने के लिए वही एकमात्र रास्ता है। वैसे कांग्रेस के रिवाइवल के लिए या पुनरुत्थान के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो कांग्रेस सोचती है कि नेहरूवादी राजनीति पर अगर वो चले तो फिर से वहाँ पहुँच सकती है, और दूसरा कि वो मंडल 2 का नेतृत्व करे। मंडल 2 की राजनीति का नेतृत्व अगर कांग्रेस के हाथ में आए तो हो सकता है। लेकिन क्या ये संभव है? संभव है तो कैसे, नहीं है तो क्यों? इसकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कांग्रेस थी क्या। कांग्रेस का दरअसल कोर वोट था, आपको पता है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, कुछ और सवर्णों को मिलाकर ये एक कॉम्बिनेशन बनता था। बाकी जो है जातियों और समूहों का समर्थन थोड़ा थोड़ा मिलता था या कैंडिडेट की जाति का मिलता था और हो जाता था। ओबीसी समाज यानी जो मध्य जातियां थीं वो कांग्रेस से हमेशा दूर रही और कांग्रेस उनसे दूर रही। कांग्रेस ने कभी मध्य जातियों को अपने साथ लेने की कोशिश ही नहीं की, तो इसलिए मध्य जातियाँ कभी कांग्रेस के साथ आई नहीं। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह से मोहभंग होना शुरू हुआ कांग्रेस के वोट बैंक का, एक एक करके सबसे पहले गया मुसलमान 1977 में जनता पार्टी के साथ गया। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के साथ, जनता दल के साथ, इस तरह से जाता रहा। उसको लगा कि ये कांग्रेस की जो प्रतीकात्मक राजनीति है उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर सबसे बड़ा झटका उसको लगा 1992 में 6 दिसंबर को, जब विवादित ढांचा गिरा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होते हुए भी कुछ कर नहीं पाई। वहाँ से मोहभंग जो मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी से हुआ, तो कांग्रेस का किला ढहने की शुरुआत, वो पहली ईंट वो निकली। उसके बाद सिलसिला पहले से ही शुरू हो गया था। 1984 से कांचीराम का जो आंदोलन था उसके कारण दलित समाज धीरे धीरे कांग्रेस से हटते हटते बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया। अयोध्या आंदोलन के कारण ब्राह्मण चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कांग्रेस का कोई कोर वोट रह ही नहीं गया। ओबीसी उसके साथ पहले से नहीं था। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि कांग्रेस जिस सेक्युलरिज्म की राजनीति पर चल रही थी, वो सेक्युलरिज्म और वो हिंदुत्व, दोनों की तुलना कीजिए उस दौर की। 60, 70, 80 और 90 की शुरुआत आते आते जो बदलाव हुआ उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तक सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता जो थी वो विभिन्न संप्रदायों के एलीट वर्ग की राजनीति थी। इसलिए आप देखिए कांग्रेस में जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, जिन समाज के लोगों को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया है, राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया या फिर मंत्री बनाया, उन सब पर नज़र डालिए तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से हिंदुत्व, अयोध्या आंदोलन से पहले हिंदुत्व मोटे तौर पर सवर्णों के लिए था। उसमें समाज के वंचित वर्ग की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, कोई सहभागिता नहीं थी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो वंचित वर्ग के लिए न तो सेकुलरिज्म की राजनीति में उस तरह से जगह थी
और न ही हिंदुत्व की राजनीति में। तो इसलिए वो बिखरा रहा। मजबूरी में पहले जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, फिर मध्य जातियों के साथ जो है मंडल की राजनीति आई, तो उसका एक हिस्सा जो है मंडलवादी राजनीति करने वालों के साथ गया। लेकिन अयोध्या आंदोलन ने हिंदुत्व को समावेशी बना दिया। सेकुलरिज्म पर चलने वाले लोग इस बदलाव को भांप नहीं पाए, वो इसको सांप्रदायिकता के रूप में ही देखते रहे। उनकी नज़र में बीजेपी का जो विस्तार है, बीजेपी का जो विकास है, वो केवल सांप्रदायिकता के कारण है, जबकि वास्तविकता ऐसी है नहीं। लेकिन असली बदलाव आया 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से। जिस तरह से समाज के वंचित वर्ग ने बीजेपी को अपनाया, और बीच में एक वाकया और हुआ 2009 के चुनाव में, यानी यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से 22 सीटें मिली लोकसभा की। ये लंबे समय में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उत्तर प्रदेश में। क्यों मिली थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए 1 ने हायर एजुकेशन में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की थी। सीटें मिल गई, सरकार बन गई, 206 सीटें आ गई लोकसभा में कुल मिलाकर। कांग्रेस ने ओबीसी को फिर भुला दिया। तो ओबीसी को लगा, ओबीसी समाज की एक बड़ी जाति यानी यादव जो है वो मंडलवादी पार्टियों के साथ हो गए, और जो अति पिछड़ा था उसको लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा साथ बन सकता है। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने हिंदुत्व को समावेशी बना दिया वंचित वर्ग के लिए, उनका भी स्टेक पैदा कर दिया। उनको ये समझाने बताने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हिंदुत्व की छतरी के नीचे हो सकता है, और धीरे धीरे ये किया कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे ही हो सकता है। अगर वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की ओर गए तो उनकी स्थिति फिर से वैसी ही हो जाएगी। इसलिए जो आपको भारतीय जनता पार्टी का ये जो सामाजिक और भौगोलिक विस्तार दिखाई देता है, उसके पीछे मोदी की यही नीति है। हिंदुत्ववादी ताकतों ने कितनी तेजी से वंचित वर्ग के बीच में अपनी जगह बनाई, अपनी पैठ बनाई, इसको जो है उसके विरोधी राजनीति करने वाले भांप नहीं पाए। उस परिवर्तन को, उस बदलाव को उस रूप में समझ नहीं पाए। वो हिंदुत्व के विरोध में जैसे पहले खड़े थे उसी तरह खड़े रहे, और हिंदुत्व को सांप्रदायिकता के अलावा किसी और चश्मे से देखने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि नेहरूवादी जो राजनीति करते हैं, नेहरूवाद पर चलने वाले, वो आज भी मानते हैं कि धार्मिक समुदाय जो हैं वो मोनोलिथिक होते हैं, वो गतिशील नहीं होते। ये इस राजनीति की सबसे बड़ी खामी है। तो इस राजनीति की वापसी की जब कांग्रेस पार्टी बात करती है तो वंचित वर्ग जो है डर जाता है। उसको याद आता है 1950, 60, 70 का दशक। उसको लगता है कि उसका जीवन स्तर फिर से वैसा ना हो जाए। उसके लिए नेहरूवादी राजनीति और धर्मनिरपेक्षता एक तरह से खतरे की घंटी है। उसको हिंदुत्व में अपना भविष्य नजर आने लगा है, सामाजिक आर्थिक हर तरह का, उसके जीवन स्तर में परिवर्तन का। भारतीय जनता पार्टी को अपने विस्तार में, इस सामाजिक विस्तार में एक और चीज़ का फ़ायदा मिला। उसकी छवि जो मुस्लिम विरोधी बना दी गई और मुसलमानों ने उससे किनारा किए रखा, आज भी है। कोई मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई बड़ा झुकाव नहीं हो गया है, लेकिन उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास बांटने के लिए वंचित वर्ग को ज़्यादा चीज़ें थी। अब वो चाहे संगठन में पद हो, चाहे सरकार में पद हो, या दूसरी सुविधाएं देना हो, राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, ये सब देने के लिए ज़्यादा था। अगर मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के पास होता तो शायद उसका दायरा कुछ कम हो जाता। तो वंचित वर्ग को पहली बार लगा कि हम जहाँ हैं वहाँ हमारी पूछ है, हमारा सम्मान है, और हमको बराबरी का हक मिल रहा है। ये बात अभी तक जो सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। वो अब भी राजनीति को सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म के चश्मे से देखते हैं, उसी रूप में उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, और उसी रूप में राजनीति को अपनी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, 10 साल का यूपीए का शासन और 9 साल हो रहे हैं एनडीए के शासन के। यूपीए के शासन में 2 राष्ट्रपति बने, एनडीए के शासन में भी 2 राष्ट्रपति बने। बीजेपी ने राष्ट्रपति किसे बनाया?
पहला राष्ट्रपति बनाया 2014 के बाद, जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2017 में, उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें बनाया दलित समाज के व्यक्ति को। और जब दूसरा राष्ट्रपति बनाने का समय आया तो एक आदिवासी महिला को बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने, उसको भी मौका मिला 2 राष्ट्रपति बनाने का, कांग्रेस पार्टी ने दोनों सवर्ण बनाए। देश की राजनीति और समाज में हो रहे इतने बड़े बदलाव को कांग्रेस पार्टी न तो समझ पाई और न उसके अनुसार कोई आचरण कर पाई। कांग्रेस की जो आज दुर्दशा है उसका बड़ा कारण ये है। एक बात तो तय हो गई कि नेहरूवादी राजनीति को अगर लाने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी तो उसकी स्थिति और बुरी होने वाली है। और मंडलवादी ताकतों का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर ही नहीं सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि मंडलवादी जो ताकतें हैं, जो सामाजिक समूह है, उसका कांग्रेस से कभी कामकाजी रिश्ता भी उस तरह से नहीं रहा है। वो कांग्रेस पार्टी को अपने विरोधी के रूप में देखती है, अपने एडवर्सरी के रूप में देखती है। बल्कि समाज का एक वर्ग तो ऐसा भी है जो कांग्रेस पार्टी को अपने लिए खतरा मानता है कि उसकी राजनीति में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और ये कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर उन्होंने ये धारणा बनाई है। समाज में आ रहे इस बदलाव, लोगों की बढ़ती महत्वाकांक्षा और आकांक्षा को नरेंद्र मोदी ने समझा और राजनीति को उसी दिशा में मोड़ दिया। यानी वो जो धारा बह रही थी या बहने को तैयार थी कहे, उसी धारा के साथ चले। उसी का कारण है कि आज समाज का वंचित वर्ग बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अब कोई सवाल ये उठा सकता है कि भाई अगर ऐसा ही है तो कर्नाटक क्यों हार गए? कर्नाटक हार गए वो एक अलग चीज़ है। अलग इसलिए है कि कर्नाटक हारने के बाद भी 36% वोट बना हुआ है, तो जब जीते थे तब भी 36% मिला था, हारे तब भी 36% मिला, तो समर्थन नहीं घटा है। कांग्रेस का समर्थन बढ़ गया इसलिए हार गए। इस अंतर को समझना पड़ेगा। इस हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन का आधार है वो नहीं घटा है। कांग्रेस का समर्थन का आधार बढ़ गया है क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने एक मुश्त वोट किया और जेडीएस जो है, जनता दल सेकुलर, वो एकदम से नीचे चला गया। सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की बात आएगी तस्वीर एकदम बदल जाती है। ये पूरा समाज, वंचित वर्ग, सवर्ण, ये पूरा समाज, और अब तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वंचित वर्ग में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करके। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। सफलता से मेरा मतलब चुनावी सफलता से है, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। लेकिन ये बदलाव लोगों को महसूस हो रहा है। जो कुछ 9 साल में इस सरकार ने किया है उसको मुस्लिम समाज भी महसूस करता है, चाहे वोट बीजेपी को न दे, लेकिन वो मानता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है। सरकार की किसी योजना में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ये एक विश्वास का वातावरण बनाता है, खासतौर से जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो देखता है कि जो वोट नहीं देते हैं इनको, उनके लिए भी उतना ही करते हैं, तो उसको विश्वास इस बात पर और उसका बढ़ जाता है कि हमारे साथ तो अच्छा होगा ही, हमारा ख्याल तो रखा ही जाएगा, हमारा ध्यान तो रखा ही जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के अंदर एक नया हिंदुत्व बनाया है और वो है वंचित वर्ग का हिंदुत्व, जिसमें उनकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होने की संभावना नज़र आती है। उनको लगता है कि यही समावेशी राजनीति हमारे जीवन स्तर को बदल सकती है, और यही विश्वास है जिसके कारण नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती नहीं। 9 साल सत्ता में रहने के बाद 75 साल में देश के किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ये स्तर नहीं रहा जो नरेंद्र मोदी का है। तो कर्नाटक का चुनाव हार जाना या हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार जाना, इसको राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में मत देखिए। राष्ट्रीय राजनीति अलग है, प्रदेश की राजनीति अलग है, और कांग्रेस के लिए समस्या और बढ़ जाती है जब जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी नज़र में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, दोनों को वो मानते हैं कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों में वो अंतर नहीं करना चाहते। इसलिए क्षेत्रीय दल जहां भी जिस भी राज्य में है
वहाँ कांग्रेस पार्टी को कभी घुसने नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि क्षेत्रीय दल जब अपने इलाके में नहीं घुसने देंगे, कांग्रेस का जो अपना इलाका है वो धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, उसका दायरा घटता जा रहा है, तो उसके राष्ट्रीय राजनीति में शिखर पर आने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जब तक उसके सामाजिक आधार में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी छलांग वो नहीं लगाती कांग्रेस पार्टी, तब तक ऐसी कोई संभावना नहीं है और वो होता हुआ कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी जरूर बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, पिछड़े संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो उसी को थोड़ा बदल कर वो बोल रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा दरअसल कांशीराम का था। लेकिन नारा लगाने से ये परिवर्तन नहीं आता। जब आपको अवसर मिलता है तो आप करते क्या हैं उसके आधार पर परिवर्तन आता है, उसके आधार पर आपके बारे में लोग राय बनाते हैं, उसके आधार पर पार्टियों का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार होता है। कांग्रेस उल्टी दिशा में चल रही है, उसका सामाजिक और भौगोलिक विस्तार होने के बजाय उसका दायरा सीमित होता जा रहा है और जैसे ही राष्ट्रीय चुनाव की बात आती है उसका दायरा और सिमट जाता है। जिन राज्यों में वो चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, वहाँ भी लोगों को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है। वरना आप बताइए क्या कारण है कि कर्नाटक में सरकार होते हुए भी 2019 में 28 में से 26 सीटें 25+1 बीजेपी जीत गई। वही हाल राजस्थान में हुआ, वही हाल उस समय मध्य प्रदेश में सरकार थी, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ। तो प्रदेश की राजनीति को अलग तरीके से देखना होगा, राष्ट्रीय राजनीति को अलग तरीके से देखना होगा। तो राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कह रहा हूं कि कांग्रेस के फिर शिखर पर पहुंचने के, राष्ट्रीय मतलब लोकसभा में फिर से पूर्ण बहुमत की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की भी कोई संभावना बहुत लंबे समय तक नज़र नहीं आती है। ये विपक्षी एकता हो नहीं हो, कौन उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनता है नहीं बनता है, इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला है परिणामों पर। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।